नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग रसशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत भस्म की परीक्षा पढ़ने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर भस्म परीक्षा है। तो जब कोई भी भस्म तैयार हो जाती है, बन जाती है, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, अर्थात चाहे वो मेटल की हो, चाहे वो रस की हो, महारस की हो, उपरस की हो, किसी भी द्रव्य या वर्ग की हो, तो उसकी कुछ परीक्षाएं होती है। उसके बाद ही उस भस्म का औषधि उपयोग किया जाता है। तो आइए कुछ परीक्षाएं देख लेते हैं जो कि रसशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखेंगे यहाँ पर टोटल 17 पॉइंट है। वारिता, रेखा, पूर्णता, ऊनम, उत्तम इत्यादि कुछ इस तरह से है। टोटल 17 पॉइंट है जो कि आपको पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखेंगे जैसा नाम है पहला वारितर। वारी का मतलब होता है जल, तर का मतलब तैरने वाला, अर्थात जो भस्म बनने के बाद अगर जल पे डाल देंगे तो डूबे नहीं अर्थात तैरता रहे, उसको बोलेंगे वारितर। अर्थात जो जल में तैर सकती है उसे वारितर कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे रेखा पूर्णता। रेखा पूर्णता का मतलब क्या होता है कि जब भस्म बन जाती है तो उसको अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच थोड़ा सा ऐसे करते हैं, चेक करते हैं। जो अंगूठा और तर्जनी अंगुली के बीच रख कर उसको मर्दन करते हैं, उसको रगड़ते हैं। तो रगड़ने के पश्चात अंगूठे में जो बायोमेट्रिक लगाते हैं ना, तो देखेंगे छोटी छोटी रेखा होती है, छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी रेखाएं होती है। उस रेखा के बीच में, चाहे अंगूठा और तर्जनी अंगुली के रेखाओं के बीच में अगर भस्म चिपकी रहे, अगर भस्म को छुड़ा भी दे तो क्या होता है, उसकी रेखाओं के बीच में दोनों उंगलियों के चिपकी रहे, उसको बोलते हैं रेखा पूर्णता। अंगूठे था तर्जनी उंगली के बीच रगड़ने पर रेखाओं में लगी रहती है, उसको बोलते हैं रेखा पूर्णता। इससे क्या होता है, उसके पार्टिकल साइज का पता चलता है। इसका मतलब भस्म जो है इतने साइज की होनी चाहिए, इससे छोटी साइज की होनी चाहिए। देखेंगे तीसरा नंबर है ऊनम या उत्तम। ऊनम या उत्तम का मतलब क्या होता है, जो भस्म होती है अगर उस भस्म को क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे, थोड़ा सा भस्म को पानी में डालेंगे और उस पानी में डालने के बाद भस्म के ऊपर क्या करेंगे, पानी में जब डाल दिए भस्म को तो उसके ऊपर, उस पानी में डाले हुए भस्म के ऊपर हम लोग एक धान का टुकड़ा रख देंगे। तो धान का टुकड़ा जो है हंस की समान इधर उधर गति करता है, इसे बोलते हैं ऊनम या उत्तम। देखेंगे जल के ऊपर डालकर उस पर धान्य का टुकड़ा रख देंगे तो धान्य का टुकड़ा जो हंस के समान तैरता है उसे ही ऊनम या उत्तम कहते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे स्लच्छ्र। स्लच्छ्र का मतलब होता है बिल्कुल चिकना, अत्यंत महीन या चिकना होता है। पांचवा छठवा हम लोग एक में रख दिए हैं। इसमें देखेंगे सूक्ष्म और अंजन सन्निभ। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, अत्यंत महीन। सूक्ष्म का मतलब होता है अत्यंत महीन होना चाहिए। और अंजन सन्निभ का मतलब होता है कि आंख के काजल के समान चिकना होना चाहिए। जो आंख के काजल होता है, जितना बारीक पार्टिकल होता है उतना बारीक ये आपका भस्म होना चाहिए। अब देखेंगे सातवां पॉइंट दंत अग्रे न कचकच भवति। दंत अग्रे न कचकच भौतिक मतलब कि जब भस्म को लेकर दो दांतों के बीच में रखेंगे तो वहां पर कचकच की आवाज नहीं आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि रस, उपरस, लोह आदि भस्म को अगर दो दांतों के बीच में रखने पर उसमें कचकच न करे अर्थात कचकच की आवाज न आए। आठवां पार्ट देखेंगे वर्ड अर्थात धातु भस्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्ड अथवा धातु भस्म का वर्ड, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में किया है। देखेंगे इसको, हम लोगों ने उसको खींच के यहाँ तक लाया है। तो यहाँ अलग अलग धातु की अलग अलग भस्म वर्ड होती है। देखिए स्वर्ण धातु का जो भस्म होता है उसका वर्ड चंपक वर्ड का होता है। ध्यान दीजिएगा, चंपक टर्म है, चंपक। तो गोल्ड धातु का जो भस्म होता है चंपक वर्ड होता है। रजत और ताम्र मतलब ताम्र अर्थात जिसको हम लोग कापर बोलते हैं, रजत मतलब हो जाएगा सिल्वर। तो कृष्ण वर्ण की काली होती है। याद कैसे कहेंगे, रात काली होती है। रात, रा से रजत, ता से ताम्र, काली मतलब कृष्ण वर्ण की होती है। कान से जो होता है वो धूसर वर्ण सफेद मटमैला वर्ण का होता है। नाग जिसको हम लोग लेड बोलते हैं, उस धातु की भस्म क्या है, पारावत अर्थात जो घरेलू कबूतर होते हैं, देसी कबूतर होते हैं, उसके वर्ण का होता है नाग, लेड। अर्थात वंग जिसको हम लोग टीन बोलते हैं, देखेंगे श्वेत वर्ण की भस्म होती है। और तीक्ष्ण लौ जो होती है, लौ का एक प्रजाति होती है, प्रकार होता है, उसका वर्ण जम्बू वर्ण होता है जो कि पके हुए जामुन के समान होता है। और अभ्रक जिसको माइका बोलते हैं, उसका वर्ण इष्टिका सदृश लाल होता है। इष्टिका मतलब ईंटे के समान, मतलब लाल वर्ण का होता है अभ्रक धातु, अभ्रक का वर्ण भस्म वर्ण। अब देखेंगे वर्ण धातु भस्म परीक्षा के बारे में देखेंगे। नंबर पे अवामी। वामी मतलब तो बमन हो जाना। अवामी मतलब जिस धातु की भस्म को सेवन करेंगे तो उसका बमन न हो, उल्टी न हो, उसको बोलोगे अवामी। अर्थात जिसको खाने पर बमन न हो उसको अवामी बोलते हैं। 10वां पढ़ लेंगे अपुनर्भव। अपुनर्भव का मतलब हम जिस धातु जिससे भस्म निर्माण कर रहे हैं
तो वो पुनः उस रूप में न जाए। जैसे मान लीजिए हम गोल्ड से भस्म बना रहे हैं, मान लीजिए चांदी का भस्म बना रहे हैं, चांदी से हम लोगों ने भस्म रूप में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो सही भस्म बन गया है तो वो पुनः चांदी में ठोस धातु के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, उसको बोलते हैं अपुनर्भव। इसको कहते हैं कि भस्म में क्या, अब प्रक्रिया कैसे करेंगे। भस्म में जब गुड़, गुंजा, कंकड़, शहद, घृत, ये टोटल जो है 5 चीजें मिलाएंगे, गुड़, गुंजा, कंकड़, शहद, घृत को मिलाने के पश्चात अब इसको धमन करेंगे, उसको अग्नि देंगे, है ना। भस्म के साथ ये 5 चीज मिला दिया, धमन कर दिया, अग्नि दे दिया, तो भस्म अपने मूल रूप में न वापस आए, अर्थात अगर चांदी से बना भस्म है तो पुनः चांदी ठोस के रूप में वापस न आए, इसको बोलते हैं अपुनर्भव भस्म। समझ में आया। उसके बाद देखेंगे कि ये हो गया निरुत्थ। निरुत्थ मतलब होता है भस्म को अगर चांदी के साथ, भस्म को अगर चांदी के साथ मिलाकर गर्म करे तो भस्म का कोई भी हिस्सा चांदी में न मिले, भस्म का कोई भी पार्ट चांदी न मिले, उसको बोलते हैं निरुत्त। तो भस्म को चांदी के साथ अगर मिलाकर धमन करते हैं अर्थात अग्नि पे ताप देते हैं तो चांदी में भस्म का कोई हिस्सा न मिले, मिक्स, उसको बोलते हैं निरुत्त। अगला देखेंगे गत रसत्व। गत रसत्व का मतलब होता है भस्म में कोई भी रस या टेस्ट ना हो। तो गत रसत्व का मतलब होता है भस्म में मतलब कि टेस्ट कोई भी रस न हो, अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं रस की संख्या 6 होती है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीखा, कोई टेस्ट न हो, रस न हो, उसको बोलते हैं गत रसत्व। अगला देखेंगे 13वां निश्चंद्रत्व। निश्चंद्रत्व मतलब भस्म में कोई चमक न हो, कोई चमक न हो, या उसको सूर्य के प्रकाश में रख दे या किसी भी रोशनी में कर दे तो उसको कोई किरण, रिफ्लेक्शन न हो, उसको बोलते हैं निश्चंद्रत्व। उसको देखेंगे हम लोग निर्मलत्व। ये काशी, ध्यान दीजिएगा, निर्मलत्व क्या होता है, काशीस भस्म की विशेष परीक्षा होती है। किसकी है, काशीस भस्म की विशेष परीक्षा होती है। और अम्लता रहित भस्म जो होता है उत्तम होता है। काशीस भस्म की जो उत्तम भस्म होती है अम्लता रहित, अर्थात एसिडिक नेचर नहीं पाया जाता उसमें। उसको देखेंगे निर्धूमत्व। निर्धूमत्व का मतलब होता है कि जब ये हड़ताल भस्म की विशेष परीक्षा होती है, हड़ताल भस्म में किया जाता है, और जब भस्म को, हड़ताल की भस्म को जलाने पर, उसको धमन करने पर उसमें धुआं न निकले, अर्थात हड़ताल की भस्म को लेंगे, उसको अग्नि पर रख के उसको जलाएंगे, अग्नि देंगे तो उसमें धुआं न निकलेगा, उसको बोलेंगे निर्धूमत्व। ध्यान दीजिएगा। 16वां पॉइंट है जिह्वा अग्रे आढ्यमानत्व। जिह्वा अग्रे आढ्यमानस, तो यहाँ पर दिया है कोई स्वाद न आना। जिह्वा के अग्रभाग पे रखने पर, मतलब जिह्वा में आढ़ता ना आए, अर्थात जिह्वा मतलब कि उसमें कोई टेस्ट न मिलना, डिफरेंट न टेस्ट होना, उसको बोलते हैं जिह्वा अग्रे आढ्यमानत्व। और लास्ट देखेंगे दधी या नींबू परीक्षा। दधी और नींबू, क्योंकि दधी क्या है, दधी खट्टी होती है, नींबू भी खट्टी होती है। तो यहाँ बोला गया ताम्र भस्म के लिए बोला गया है कि ताम्र भस्म को जब दधी के साथ, ताम्र भस्म को दधी के साथ अगर मिला देंगे तो अगर दधी का वर्ण नीला वर्ण हो जाए, दधी का वर्ण नीला हो जाए तो इसका मतलब कि ताम्र की अच्छी भस्म नहीं बनी है। अगर ताम्र भस्म को दधी के साथ मिलाकर छोड़ देंगे कुछ समय के लिए और दही का वर्ण नीला पड़ जाए, इसका मतलब ताम्र की अच्छी भस्म नहीं बनी है, उसको ग्रहण नहीं, ताम्र अच्छी भस्म नहीं बनी है, इसी बोलते हैं। और अगर नीला वर्ण न पड़े, मतलब दही के साथ ताम्र भस्म को मिला दिया है तो दही का वर्ण नीला नहीं पड़ा, इसका मतलब भस्म अच्छी है। तो इसका मतलब नीला वर्ण न होना ये अच्छे भस्म का लक्षण है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही शॉर्टकट भस्म परीक्षा को समराइज कर लिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।